गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है ना। आज इस चैप्टर की आई होप लास्ट वीडियो होगी। ठीक, आज यानी कि थर्सडे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे में इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। आपको पहले ही बताया गया था कि फ्राइडे में इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्राइडे में मॉर्निंग में आपको रेगुलर टाइम पर जो हमारा टाइम है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। उस टेस्ट को आपको बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, आप भाई ये तो है नहीं कि इस टाइम आपके सामने टीचर्स खड़े होंगे या आपका सिटिंग प्लान होगा, ऐसा कुछ तो होने से रहा। आपके घर, आप अपने घर पर होंगे, हम अपने घर पर हैं ना। आपको कोई देखने वाला कि आप अपना टेस्ट किस बुक में से कर रहे हो, नेट से कर रहे हो, कॉपी में से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ये भी कोई देखेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये श्योरिटी आपके ऊपर बनती है कि आप ये टेस्ट जो है पूरी ईमानदारी के साथ दें। कोई टेस्ट के मार्क्स आपके ये नहीं है कि बहुत कह सकते हैं एक गिनीज बुक में लिखवाया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो जो भी मार्क्स आए आपके अपने मेहनत पर आए। सिर्फ टेस्ट लेने का पर्पस ये रहेगा कि आपको ये पता चल जाए कि आपने चैप्टर कितने अच्छे तरीके से किया है या फिर कौन सा टॉपिक आपका करने को रह रहा है जो आपने अब तक सही तरीके से नहीं किया। ठीक है ना। हो सकता है आपने जब वर्क किया हो, जब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना, और फिर बाद में आप फिर उसको भूल गए हो, ऐसा हो सकता है कि तो टॉपिक हो। ठीक है ना। तो आपको उस टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा। उस टेस्ट को करने से पहले एक बार अपना कंप्लीट रिवीजन ले लेना पूरे चैप्टर का। ठीक है ना। आज इस वीडियो को देखने के बाद अपना वर्क कंप्लीट कर लो। वर्क कंप्लीट करने के बाद जितना भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कराए गए हैं उन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट आता है, आपके पास सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। हो सकता है वीडियो की लिंक आपको ग्रुप में ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो, इसीलिए बोला था आपको कि वीडियो जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सारी वीडियोस ओपन होके आ जाएंगी क्लास वाइज। उसमें आपको 9th की भी मिलेंगी, 10th की भी मिलेंगी, 11th की भी मिलेंगी और 12th की भी मिलेंगी। ठीक है ना। आपको 12th वाला पोर्शन ओपन करना है और उसके अंदर आपको सारी वीडियोस 1 बाय 1 सीरीज वाइज आपको मिल जाएंगी। सभी वीडियोस पर नेम लिखा हुआ है कि उसके अंदर किस टॉपिक का डिस्कशन किया है। ठीक है ना। जो भी टॉपिक आपको देखना है डायरेक्टली उस वीडियो पर क्लिक करो और अपना वो टॉपिक इजीली देख लो। ठीक है ना। जहाँ तक उम्मीद है यानी कि फ्राइडे में आपका टेस्ट हो जाएगा। सैटरडे में हम इस टेस्ट के सॉल्यूशन को एक बार कह सकते हैं उसको सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है ना। फ्राइडे में टेस्ट करने के बाद शाम तक आप सभी अपना टेस्ट सबमिट करेंगे। उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे कि सर ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डाउट कर रहा है, ठीक है ना, या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को आप मेरे को पर्सनली सेंड कर देंगे, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है ना। हो सका तो उसके सॉल्यूशन पर वीडियो बना देंगे। और अगर ये लगा कि बहुत ज़्यादा इजी है और हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर छोटे से पॉइंट ना समझ मारो, तो आपके पास डायरेक्टली हम सैटरडे में उसके सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है ना। मंडे से आपका, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। और जो भी टाइम उसके अंदर हम लेगा, हमें सिलेबस जल्दी नहीं करना, कोई जल्दी नहीं है। मेन मोटो हमारा है क्या कि हम जितना करें इन लॉकडाउन के टाइम में, हम जितना कर लें, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कर लें उस पार्ट को, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें उस पोर्शन को कि हमें दोबारा उस टॉपिक को या फिर उस चैप्टर को उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। आपका ये चैप्टर चला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई होप, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है 20 डे लगे हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा ही लगे होंगे। 20 डेज हमने इस चैप्टर को दिए हैं और अप्रॉक्सीमेट 17 to 18 वीडियोस हमने इसके अंदर कवर किए हैं। ठीक है ना। तो जब हम इस चैप्टर को इतना आराम से कराया, हर एक टॉपिक को आराम से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैप्टर को ऐसा कंप्लीट कर लें कि आगे आने वाले टाइम में आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। लॉकडाउन खत्म होने तक आपका जितने भी कह सकते हैं चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इन लॉकडाउन में जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उन चैप्टर को हम दोबारा स्कूल में रिपीट क्यों नहीं करेंगे। सिंपल, आपके पास सभी वीडियोस का लिंक है। हर एक दिन आपको एक वीडियो दी गई थी, उसमें आपको हर डाउट्स के बारे में पूछा गया है, तो यानी कि हर चैप्टर आराम से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम दोबारा स्कूल में तो कह सकते हैं बिल्कुल भी पिकअप करेंगे नहीं, इससे आगे ही मूव करेंगे। ठीक है ना। और आई होप जो स्टूडेंट्स अपना वर्क कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत आने वाली। ठीक है ना। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना वर्क अब तक नहीं किया या अपने वर्क में लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हम आगे अपने चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन पर्पस के थ्रू करें या फिर हम स्कूल खुलने के बाद क्लासेस में करें। ठीक है ना। तो चैप्टर आगे चलते जाना है, पीछे की तरफ मूव नहीं करना। और आपको मैंने इस कह सकते हैं सेशन के स्टार्टिंग में बोला था जब आप क्लास 12th में आए थे कि फिजिक्स के अंदर हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है।
ठीक है ना। तो जब तक आप पीछे का नहीं पढ़ोगे आपको आगे का समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो जो इन बच्चों ने अब तक अपना ये है कि बहुत लापरवाही करी है, उनका डेफिनेटली अब तक का लॉस हो चुका है, और अब तक भी अगर वे अब भी सीरियस नहीं हुए तो आगे भी डेफिनेटली उनका 100% कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन यही है, एडवाइस ही दे सकते हैं, मेरा एडवाइस आपको यही है कि रेगुलर अपना वर्क करें, टाइमली वर्क कंप्लीट करें, डेली वीडियोस देखें। जो वीडियोस में डाउट आ रहा है कि सर ये पॉइंट कैसे आया, पहली बात तो कोई डाउट नहीं होगा, हर वीडियो को बहुत आराम से किया गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट आता है, आपको डेली बोला जा रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम का या फिर उस पर्टिकुलर वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज दो, जिस पॉइंट में आपको डाउट हो उस पर मार्क कर दो, आपको पर्सनली उस पर क्या सकते हैं उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको अपने लिए खुद पढ़ना होगा, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सक्सेस पाना वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आज हम अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हम देख लेते हैं हमने क्या देखा था, जस्ट वेट। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चला था, यानी कह सकते हैं हम जो कल की वीडियो में हमने चैप्टर टॉपिक कंप्लीट किया था वो क्या था कि अगर हम कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें और उसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, तो हमारे कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, क्या चीज उसके अंदर चेंज हो जाएगी, क्या चेंज नहीं होगा, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है ना। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस बड़े आराम से देखी है उसके लिए आज की वीडियो कह सकते हैं बिल्कुल हलवा है, सिंपल चबाने की भी जरूरत नहीं, सिंपल मुंह में रखोगर खत्म, ठीक है ना। इतना इजी वीडियो रहेगी। लेकिन हाँ, जिस बच्चे ने प्रीवियस की कल भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर किए गए थे, 2 प्रीवियस वीडियो शेयर करी गई थी, प्लस कल का जो आपका वीडियो का टारगेट था वो शेयर किया था, ठीक है ना। यानी कल आपको 3 वीडियो शेयर करी थी, 3 वीडियो शेयर करने का मतलब क्या था, क्योंकि ये तीनों वीडियो या फिर ये जो 4th वीडियो आएगी, ये चारों वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है ना। पहली वीडियो में देखोगे तो दूसरी समझ में नहीं आएगी, दूसरी में देखोगे तीसरी और 4th तो समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जिस बच्चे ने 1st, 2nd, 3rd वीडियो नहीं देखी, जाकर पहले अपनी उन वीडियो को देख लो, उसके बाद अपने इस चैप्टर इस सेकंड लास्ट वाली वीडियो पर प्रोसीड करें, ठीक है ना। अब तक हमने देखा था, ये आपको बता दें क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, आपने क्या किया, सिंपल वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में आपने उस दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला था। इस बार क्या करेंगे, उन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई भी कंडक्टिंग स्लैब या फिर कंडक्टिंग मटेरियल डाल देंगे। तो अब ये देखना है उस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर क्या डिफरेंस होगा, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें वो देखना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपको बोलते जा रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करते चले जाओ, वही सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। सेम एज इट इज वही मिलने वाला है, ठीक है। देखो इसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, सिंपल हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है ना, जिसकी एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट आपकी ये रही, ठीक है। पहले वाली के पास चार्ज है +Q, दूसरे वाली के पास चार्ज है -Q। उन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हमारी d, सेम एज इट इज जो हमने कल किया था ऐसी कर रहे हैं अब तक, ठीक है ना। उन दोनों प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो हमारा हो गया E0। यहाँ तक कोई डाउट, ये तो वो हमारा सिंपल पहले जब तक हमने कोई भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाली थी, ठीक है। जरा देखो ये क्या किया, सबसे पहले आपने सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रखा है, जैसा आपको बताया गया था। उन दोनों का एरिया क्या है, सिंपल एरिया आपने सपोज कर लिया, दोनों के बीच में सेपरेशन भी आपने सपोज कर ली, क्या, d, ठीक है। आपने सेपरेशन कर ली। अब उन दोनों के बीच में जब क्या हो, वैक्यूम हो, उन दोनों के बीच में जब क्या हो, वैक्यूम हो, तो आपको पता है उन दोनों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता था, उसकी डेरिवेशन करी हमने, क्या होता है, C0 = ε0 × A/d, यही तो होता है। सिंपल मैं आपको मार्क करता चलता हूँ, जस्ट वेट। देखो ये रहा, C0 = ε0 × A/d, यही तो होता है हमारा। ये क्या होता है, ये होता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम हमारा ना हो। कोई डाउट यहाँ तक। C0 क्या है, कैपेसिटेंस है, ε0 क्या परमिटिविटी है उसकी, और कह सकते हैं A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
जब शुरुआत में चार्जेस कितना था, पहले वाली प्लेट के पास प्लस क्यू और दूसरे वाली प्लेट के पास माइनस क्यू। तो क्या यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता है ये भी आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से निकलता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q अपॉन A बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपने E नॉट की वैल्यू निकाल ली, क्या? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये सब प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई। अब जरा बात करते हैं क्या, जब आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखा था तो उसके अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? उसकी वैल्यू निकालोगे अपना किससे? पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, क्या? V इज इक्वल टू E इंटू आर, ये तो फॉर्मूला था। V इज इक्वल टू E इंटू आर क्या था? सेपरेशन बिटवीन द दोनों बोथ प्लेट्स, ये था। तो यानी कि V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी कर दोगे, क्योंकि D तो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये भी ठीक है भाई। E नोट की वैल्यू आपकी निकाल चुके हो, क्या? ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर पुट कर दोगे और D से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या V नोट निकल आएगा? बिल्कुल निकल आया। ये अब तक की, यानी कि यहाँ तक हमने कहानी क्या पढ़ी है? यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है जब हमने क्या किया, उन दोनों प्लेट्स यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, जो कह सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर है, उन दोनों प्लेट, उस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं डाला, क्या है? वैक्यूम है। तो यहाँ तक हमने सारी बात कर ली है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप? अब आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब ले ली, मेरी कंडक्टिंग स्लैब, थिकनेस स्मॉल टी, थिकनेस स्मॉल टी, ठीक है ना। अब आपको क्या पता है, इसको करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो का एक कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा। क्या? आपको याद होगा जब कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था, डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट किया था, तो डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया था, क्या कि आपको ये देखना है कि अगर हम कोई भी एक कंडक्टर ले लें, उस कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो उसके क्या सकते हैं, उसके अंदर कितना हमारा किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनसाइड द कंडक्टर जीरो हुआ था, दिखाया गया था ना आपको, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वीडियो है, जिसने नहीं देखी अपने पहले जाकर उस वीडियो को कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। तो ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल एक कंडक्टिंग स्लैब ले ली, ये आपको रेक्टेंगुलर स्लैब दिख रही है, ये ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टिंग स्लैब की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उस कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाता है, होता है नहीं होता? कब तक होता है? जब तक कि उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हैं जब तक कि बाउंड्रीज पर उतना ही चार्ज इंड्यूस ना हो जाए। भाई ये तो देखा था आपने जब आपने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो आपको क्या बताया गया था? आपको ये बताया था कि आप कोई भी कंडक्टर ले लो, उस कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो, ठीक है। तो उस कंडक्टर में जितने भी हमारे चार्ज कैरियर है, सब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए उस कंडक्टर के इनसाइड वाला। ये जो देखा था, तो होगा क्या, पोलैरिटी के कारण यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर अपर साइड में सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे, लोअर साइड में यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। होगा या नहीं होगा? जिस कारण क्या हुआ, यहाँ पर भी चार्ज इंड्यूस हो गए, किसके? कंडक्टर के सरफेसेस पर, जिस कारण इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से होगा या नहीं होगा? और आउटवर्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख रखा उसकी डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। आपको ये बताया गया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये तो बताया था जब आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो हमने ये कंसिडर किया, क्या किया कि आपने कंडक्टिंग स्लैब ले ली, क्या ले लिया आपने? कंडक्टिंग स्लैब ले ली, जिसकी थिकनेस क्या है? डी। डी क्या है? सिंपल आपको दिख रहा है टी क्या है? सिंपल डी से छोटा है। भाई टी की वैल्यू डी से छोटी तो है, सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात तो बोली नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। उन दोनों को कहाँ रख दिया? उन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में रख दिया, यहाँ तक कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या याद आना चाहिए? एकदम बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक कि जब तक कि उसके अंदर इनसाइड जो स्लैब के अंदर या फिर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो हो जाए, ठीक है ना। जिस कारण होगा क्या, इसकी बाउंड्रीज पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस जाएगा और इसकी बाउंड्रीज पर प्लस क्यू चार्ज, सेम चार्ज होगा, जब भी तो हमारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस और प्लस क्यू चार्ज हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस पूरे सिस्टम का
इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है, ये तो निकालना है। जैसे आपको याद होगा कल जब आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद आपने V की वैल्यू निकाली थी, जिससे आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो, क्या C = Q/V। Q तो पता है, V की वैल्यू पहले आपने निकालनी थी, तो उस वैल्यू को आपने इसके अंदर पुट कर दो। तो इसके अंदर भी हम सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। किस तरह कि सबसे पहले हम इसके अंदर V की वैल्यू निकालेंगे, कब? जब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया था। जब कोई डाउट यहाँ तक? देखते हैं कैसे निकलती है। V = क्या होगा, अब जरा देख के बताओ एक बार। अच्छा, कल अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा जब आपने वहां पर पोटेंशियल निकाला था, तो वहां पर पोटेंशियल दो जगह पर मिला था। कहां पर? एक तो कह सकते हैं जो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उसकी वजह से। वो क्या वैल्यू थी? वो थी आपकी E0 × D - T। ठीक है ना? कल का जो लेक्चर है अपना, या तो कॉपी ओपन कर लो, ठीक है ना, नहीं तो इस वीडियो के बाद अपना उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। वहां पे आपने देखा था कि V की दो वैल्यू, सॉरी V का सम, V जो था हमारा सम था किसका? 2 का। एक तो एक्सटर्नल किस कारण था? वो था हमारा E0 × D - T, ये था, प्लस उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या था? EP × T, ये तो वैल्यू थी। लेकिन जरा यहाँ पे देख के बताओ, जब आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है, तो कंडक्टिंग स्लैब के जो इनसाइड है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। तो जहां पर आपने कल वाली वीडियो में डाइलेक्ट्रिक स्लैब में E की वैल्यू पुट करी थी, वहां पर EP की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? यहाँ पर कर दोगे 0, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है? 0। तो सिंपल पोटेंशियल किस वजह से मिलेगा? एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वो कितना हो जाएगा? V = E0 × D - T। भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये रहा E0, और सेपरेशन कितनी है? D तो पूरी थी, उसमें से T कंडक्टिंग स्लैब की चली गई, तो D - T। ये हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। E0 की वैल्यू अभी आप पीछे निकाल के लाए हो, क्या? Q/A∁0। ये रही Q/A∁0। इसकी सिंपल वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, D - T को एज इट इज रखा। ये किसकी वैल्यू निकल आई? ये निकल आई आपकी V की। लेकिन क्या आपको V निकालना था? आपको निकालना था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V होता है। Q को एज इट इज रखा और V की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो जो कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास बचता है ε0 × A/D - T, यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा किसका? अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसके बीच में हमने क्या रख रखी है? एक कंडक्टिंग स्लैब रख रखी है। उसकी वैल्यू कितनी आई? उसकी वैल्यू है आपकी ε0 × A/D - T। कोई डाउट होना चाहिए। अब हमने क्या किया? इस पूरी वैल्यू में ε0 × A/D - T में D की मल्टीप्लाई D की डिवाइड कर दी। क्यों करी देखेंगे अभी हमने सिंपल D से मल्टीप्लाई कर दिया और D से डिवाइड कर दिया। अब जरा देख के बताओ, क्या इस पूरी टर्म को देखकर कुछ याद आ रहा है कि ये क्या था? ये था आपका कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस? उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, वैक्यूम था। C0 की वैल्यू है, बिल्कुल है। तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया? सिंपल C0, और ये तो आपका एज इट इज D/D - T ऐसे आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जब आप कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे, उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखोगे, तो उस पूरे सिस्टम का जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी क्या? D/D - T इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस। कब का इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है? जब उनके बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखी थी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि जब भी आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब रखोगे, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा? वो इंक्रीज होगा D/D - T फैक्टर से। इसी फैक्टर से तो इंक्रीज होगा। तो सिंपली आपने क्या देखा कि जब भी आप कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी, दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब रखोगे, तो उस पूरे सिस्टम यानी कि उस पूरे कैपेसिटर का, जिसके अंदर क्या है? आपका कंडक्टिंग स्लैब भी है, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने फैक्टर से? D/D - T से। लास्ट टाइम की वीडियो में जब आपने उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, तो आपने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला था कल वाली वीडियो में, कि जब आप कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे, उन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे, तो वहां पर कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया था इनिशियल वाले के। K टाइम्स फैक्टर इंक्रीज हो गया था। K क्या था वहां पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, जस्ट वेट। ये आया था ना, ये रहा, K टाइम्स हो गया था ना।
कि के टाइम्स क्या होगी थी मल्टीप्लाई, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी थी, यानी कह सकते हैं के फैक्टर की मल्टीप्लाई होगी थी। नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता कितने टाइम से होता, के टाइम से इंक्रीज होता। लेकिन जब आप उन दोनों के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखोगे तो कितने टाइम से इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा आपका d/d - t टाइम्स, इतने फैक्टर से इंक्रीज होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। सिंपल, आज इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, सारी पिक सीरीज वाइज आपके पास अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक मेरे को उम्मीद है 110 या 115 पिक हो चुकी होंगी आपकी इस चैप्टर की कंप्लीट, ठीक है ना। जितनी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं कितनी पिक हो चुकी है, उसके सबके अंदर सीरीज वाइज लिखा हुआ है। उन सीरीज के अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क भी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। जिस बच्चे ने वर्क कंप्लीट कर लिया है वो अपना वर्क शो भी कर रहा है, उन सबका हमें नाम भी पता है कौन अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर उनको ये लगता हो कि वो किसी की नज़रों में नहीं है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वे सभी स्टूडेंट्स हर टीचर के नज़रों में है कि कौन बच्चा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। काम करोगे तो अपना फायदा होगा, और अगर नहीं करोगे तो लॉस भी अपना ही करोगे, ठीक है ना भाई। लॉकडाउन का टाइम है, फ्री है आप इस टाइम, कोई बहुत ये भी नहीं है कि 6 घंटे स्कूल में जाना, फिर अदर एक्टिविटीज करना या कुछ करना, या कहीं बाहर घूमने जाना, या फिर मम्मी ने सब्जी लेने भेज दिया या समथिंग, कुछ ऐसा काम भी नहीं है, ठीक है ना। पूरे दिन घर में हो, पूरी रात घर में हो, ठीक है ना। आराम से उठ रहे हो, आराम से सो रहे हो, पढ़ने का प्रॉपर टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। 12th क्लास है, पेपर अपने टाइम पर होंगे, कोई पेपर के टाइम में डिले नहीं होगी जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना। तो पेपर वही लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना। स्कूल ओपन होने के बाद हो सकता है सिलेबस की स्पीड और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो जब तक आपको लॉकडाउन में आराम से पढ़ा रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाओ, सारी वीडियोस को प्रॉपर देखो, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। वर्क कंप्लीट करने का फायदा क्या होगा, कईयों के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है अरे छोड़ो काम क्या करना, पिक तो आई गए हैं इसी में से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जब तक कोई भी काम आप अपने हाथों से नहीं लिखते वो आपको ना समझ में आती, और अगर समझ में आ भी गई तो वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो उसको कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। तो अपना वर्क करते चलो, ठीक है ना। एक मटेरियल आपके पास एक जगह हो जाएगा, अगर आपको बाई चांस रिवाइज करने की टाइम जरूरत पड़ता है तो आपके पास सारा मटेरियल एक जगह मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते फिरोगे कि कहाँ से हमने मटेरियल लिया था, क्या किया था, समथिंग, ठीक है ना। तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम हो जाएगा वो फिर, ठीक है ना। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर फिजिक्स का थोड़ा सा और सिलेबस, या कह सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने 1-2 यूनिट मस्ती में निकाल दी तो बाद में उसको इतना सिलेबस हो जाएगा कि उसके संभालने में बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है ना भाई। तो अपना वर्क हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलो। वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कर रही कि आपको डायरेक्ट किसी साइट की वीडियो उठा के दे दी, ऐसा तो नहीं किया। आपके लिए प्रॉपर आया हुआ हूँ मैं, ऑनलाइन आया हूँ, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई डाउट है वो क्लियर हो जाता है यहीं पर इजिली, ठीक है ना। हर टॉपिक आराम से कर रहे हैं, हर एक सिंगल टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो अपना वर्क भी भाई टाइमली कंप्लीट कर लो, ठीक है। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, आई होप सभी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है ना भाई। टेस्ट करने के बाद जो आपको उस टेस्ट पेपर में लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेरिवेशंस हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने कॉपी में कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डेरिवेशन है और जो डेरिवेशन लगता है कि टेस्ट में आई हुई है, तो उसको तो कॉपी में करना मत, ठीक है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन से जो आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, जो आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छा है, ये हमने नहीं किया या हमारे से सॉल्व नहीं हुआ या हमने अब तक कॉपी में नहीं किया, उसको अपना कॉपी में कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। फेयर कॉपी में ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में तो अपना टेस्ट रफ में करना, यानी कल तो अपना टेस्ट आप किसमें करोगे, रफ कॉपी में करोगे, लेकिन सैटरडे में जब आपके पास उन टेस्ट के सॉल्यूशन आ जाएंगे तो अपना सॉल्यूशन मैच करने के बाद जब आप उसको फेयर में कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना भाई। सैटरडे तक अपना वर्क कंप्लीट कर लो। जिन स्टूडेंट्स ने हैंड टू हैंड अपना वर्क कर रखा है उनके लिए तो थोड़ा सा काम है, फिर 5 का काम है, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं काम किया या 1-2 वीडियोस का काम रह रहा है, संडे तक अपना सभी वर्क कंप्लीट कर लो, ठीक है। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करो। एंड अगेन वही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते घर पर रहो, सेफ रहो, ठीक है। थैंक यू।